गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने आपको फॉरेस्ट बारे में बताया था। आज मैं चलता हूं अपने फिर देश पर चलता हूं, भारत में। और हम जानते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लेकिन डेमोक्रेसी में जैसा हमने पूरा पढ़े थे हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में केवल चुनाव करा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वह सरकार बनाते हैं और सरकार बनाकर नियत और क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं। तो क्या सरकार को अपने मन से चलाते हैं, मन मर्जी करेंगे? ये भी नहीं है। हमारे पास अनेक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, सरकार को आगे बढ़ाते हैं, सरकार उस नियमों को आगे बढ़ाती है। तो ये कौन कौन से माध्यम है? दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं कहते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं जो मिल करके क्या करती हैं, शासन का एक शेप देती हैं। आप देखोगे आपके पास भी बहुत से लेटर जाते हैं, आप भी घूम जाते हो, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है। अभी एक नहीं गया तो दूसरा पहुंच जाता है, टीचर आपके पास भेजते रहते हैं। तो क्या तो टीचर भेजते हैं? टीचर नहीं भेजते हैं, बल्कि टीचर के पास प्रिंसिपल के पास से आता है, प्रिंसिपल सर के पास से आता है। प्रिंसिपल सर जो है तो क्या प्रिंसिपल सर बनाकर भेज देते हैं? नहीं, वह जो है रीजनल ऑफिस से आता है। रीजनल ऑफिस जो है वो कहां से आता है भाई? तो रीजनल ऑफिस जो है हमारा जो अब जैसे मान लो यहाँ का बनारस है, DLW के पास बनारस में हमारा रीजनल ऑफिस है केंद्रीय विद्यालय का। अब वहां पर कहां भाई? तो सेंटर से आता है। अब सेंटर से कहां से भाई? तो ह्यूमन मिनिस्ट्री है, वहां से आता है। और ह्यूमन मिनिस्ट्री में कहां से आ गए भाई? तो वह जो डिसीजन होता है वह पार्लियामेंट में होता है। हमारे इंस्टीट्यूशन है और 3 इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन जो है वह ऐसे काम नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो नियम दिया गया है उसी के अनुरूप हमें काम करना पड़ता है। तो आप देखोगे ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा, पहले जब पढ़े 7th क्लास में भी। पहला है, हमने देखा होगा लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव इसको कहते हैं। इसको हम विधायिका कहते हैं हिंदी में, विधायिका। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। ये है कार्यपालिका। और तीसरा है जुडिशरी। न्यायपालिका। ये तीनों जो है एकदम स्वतंत्र हैं, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। आपके बुक का स्टार्ट एक मेमोरेंडम से हुआ है, एक आदेश पत्र से हुआ है, एक शिकायत पत्र से हुआ है, और वह है ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36,031/90 EST डेटेड 13 अगस्त 1990। और ये बहुत मैंने क्या कहोगे, बहुत महत्वपूर्ण जो था ये मेमोरेंडम था, जो कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, कार्मिक डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था कि भाई इसको लागू किया जाए। अब ये कैसे आ गया भाई, कहां से आ गया? एकाएक तो नहीं आ सकता है। तो हमारे संविधान में दिया गया है कि समानता का अधिकार, हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए। और ये देखा गया था कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड है, उनको भी
मिलना चाहिए, ये बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था। और आप जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, हम शासन चलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर, प्रतिनिधि को चुनकर कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। नहीं, कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। और पार्लियामेंट में जिनको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और एक स्टेट में जो होता है, एक स्टेट में जो होता है उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। अब ये जो था डिस्कशन चल रहा था, सरकार ने सोचा कि भाई चलो, अब देखो कोई भी कार्य होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत से समय लगते हैं, एकाएक कोई काम नहीं हो जाता है। तो सरकार ने सोचा कि भाई चलो, आपको 1979 में आप देखोगे कि एक कमीशन बनाया गया कि भाई आप वाच करें कि हमारे समाज में कौन कौन से लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कौन कौन है, और उनके लिए कौन उपाय किया जाए ताकि उनका उत्थान किया जा सके। तो ये कब बना, कब किया गया, तो 1979 में एक कमीशन बना, एक आयोग बना, बीपी मंडल के नेतृत्व में, बीपी मंडल के नेतृत्व में एक कानून बना, कानून नहीं आयोग बना, और जिसका आगे चलकर इसका नाम पड़ गया बीपी मंडल कमीशन। क्या पड़ गया, मंडल कमीशन, इसका नाम पड़ गया मंडल कमीशन। और इसने 1980 में रिपोर्ट दिया कि भाई ये लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, इन्हें जो है नौकरियों में, शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जाए, नौकरियों में जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज जो है उसमें क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, तो उस पर केवल वही व्यक्ति आएगा। ये फाइल बहुत दिनों तक दबा रहा, डिस्कशन चलता रहा, हर एक पार्टियां चाहती थी लेकिन कोई पार्टी लागू नहीं करती थी। आगे चलकर अब देखोगे कि 1900 जैसा अभी चुनाव हो रहा है यूपी में, तो हर एक लोग चाहते हैं क्या करें कि हम कैसे जीते, कैसे जीते उसके लिए हथकंडा अपनाते हैं। और हम बताया था आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, क्या बताया थे, याद होगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र क्या है, चुनाव पूर्व किए गए वादे कि अगर आप हमें चुनाव में जिताओगे तो मैं भाई ये काम करूंगा आपके लिए। तो उसमें जनता पार्टी ने अपना एक लागू किया कि अगर आप मुझे दोगे समय तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लागू करूंगा। कौन, मंडल आयोग जो है उसके सिफारिशों को लागू करूंगा, एससी एसटी जो लोग हैं उनको आरक्षण देने की व्यवस्था करूंगा। और इस तरह से जब, और जनता पार्टी जीत भी गई और उसके प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। परिणाम क्या हुआ कि अगस्त 1990 में प्रेसिडेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट ने इस चीज को क्या किया, उस पर अपना संदेश प्रसारित किया कि मंडल आयोग लागू होना चाहिए। जस्ट नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट के साथ इसको लॉन्च कर दिया कि भाई मंडल कमीशन जो है लागू होना चाहिए। और उसके नेक्स्ट दिन उन्होंने कहां पर, पार्लियामेंट में ले जाकर, दोनों सदन में, देखो पार्लियामेंट के दो सदन है, आपको मालूम है, मैं आगे बताऊंगा पर बता दूं ये कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इन्होंने मंडल कमीशन के डिसीजन को कि मैं इसको लागू करने जा रहा हूं, वहां पर अपना उन्होंने दलील पेश की और पूरे देश में मंडल कमीशन लागू होने के लिए
तैयार हो गया, हो तो गया, लेकिन अब मान लो जो अवसर की ताक में थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, एक्टिव थे, इवन पोजीशन लाते थे, वैसे बच्चे अब निराश हो गए कि हमारे क्वालिफिकेशन का क्या होगा, हमारी योग्यता का क्या होगा, और बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। विद्यार्थियों ने जगह जगह हंगामे किए, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पर आवाज उठाई और आगे चलकर इस पर केस हो गया फिर से कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत से योग्यताओं को दाबा जा रहा है, योग्यताएं मर जाएंगी, विकास नहीं पाएगा। जबकि सरकार का दिल था कि भाई हम योग्यता को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र में समानता मानना बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति को समान ये मिलना चाहिए। परिणाम हुआ कि बहुत से कोर्ट केस हुए और आप जानते हो, अभी मैं बताया है कि इसका कौन करेगा, लास्ट में डिसीजन कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। तो हाई कोर्ट्स में और कोर्ट में इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई, बहुत ज्यादा ये गया, याचिकाएं गई, रीट गया, और उस सबको एक साथ मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाम दे दिया इंदिरा स्वानी केस का नाम देकर बनाम केंद्र सरकार। ये केस चला और 1993 में 11 जज ने मिलकर के, कौन 11 जजों ने मिलकर के क्या किया, ये डिसीजन दिया कि नहीं ये सही है, इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए। और उसमें उन्होंने एक सुधार किया कि सोशल एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनमें अगर जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें योग्यता है, जो संपन्न लोग हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी और यह आरक्षण जो है लागू हो गया। तो देख रहे कहां से आया, कहां से चला था, कहां पहुंचा, और बाद में चलकर लोगों के पास ये सामने आया। तो हमको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, समझे आप लोग कि किस तरह डिसीजन लिया गया। डिसीजन मेकर कौन थे, डिसीजन लेने वाले कौन थे, हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या किया, उस पर डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद एक समिति बनी थी और उसके बाद जो है इस नियम और कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया। और तब जाकर आप देखोगे कि हर एक जगहों पर अभी देखोगे कि SC/ST को कितने परसेंट, 27% जो है आरक्षण दिया गया। उसी तरह OBC को भी, अदर बैकवर्ड क्लास को भी दिया गया। और अभी अभी श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आप देखोगे कि जो इकोनॉमिकली, जो जेंडर कैटेगरी में जो है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उनको जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी 10% जो है अभी आरक्षण दिया गया है, ताकि वैसे लोगों को ऊपर उठाया जा सके। तब देखोगे इतना जो काम हुआ, इसमें अनेक लोगों के क्या थी, भागीदारी थी। अनेक लोगों ने मिलकर, अनेक संस्थाओं ने काम किया, लेजिस्लेटिव भी काम किया, स्क्रूटिनी भी काम किया, और कौन काम किया, जुडिशरी में काम किया, तब जाकर इसको लागू किया गया। अब एक बात हमारे सामने आया कि व्हाई डू वी नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, व्हाई डू वी नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, व्हाई डू वी नीड, व्हाई डू या नीड फॉर political institutions, ये राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, इसकी क्या आवश्यकता है भाई हमें, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये राजनीतिक संस्थाएं जो हैं हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे समाज में क्या क्या चीजें है उसको कैसे जो है हम क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो क्या करते हैं, पहला तो प्रोवाइड फैसिलिटीज, ये नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं। दूसरा क्या, इंश्योरिंग
सिक्योरिटी टू द सिटीजन, नागरिकों की सुरक्षा का भी भार इन पर है कि कैसे नागरिकों का सुरक्षा किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, देश का विकास कैसे किया जाए। अब देश का विकास करने के लिए कहां से कितनी मात्रा में हमें आय आ रहा है, इनकम कहां से हो रहा है, कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऑल दी थिंग्स आर थिंकिंग और डायरेक्टेड बाय द होम, बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वह इसका देखभाल करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वह है जो आप जानते हो, वह है पार्लियामेंट। कौन है? दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका एक सदन है, एक घर है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दो प्रकार के हो जाते हैं। ये कौन है? तो पहला है, आप जानते होंगे, लोकसभा। और दूसरा है राज्यसभा। इसको राज्य सभा भी कह सकते हैं। अब देखोगे भाई दोनों में क्या अंतर है भाई, ध्यान से सुनना भाई, दोनों में क्या अंतर है। पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक हो गया शीर्ष पर कौन है? प्रेसिडेंट है। शीर्ष पर कौन है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है। और लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं, वह चुनकर लोकसभा में आते हैं। और लोकसभा की टोटल संख्या कितना है? 500 मेंबर्स। कितने सीट कितने हैं? 543 है। 543 है अभी एट प्रेजेंट। और ये जो है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा चुन करके आते हैं कौन? राज्यसभा के मेंबर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 250 है, जिसमें 238 लोग 238 लोग कौन? हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुन करके भेजते हैं। और कौन है भाई? जो 12 मेंबर्स जो बच गए उसका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर, जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट होता है, स्पेशलाइज होता है। ठीक ना? अगला देखोगे, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष होता है। लोकसभा इज कॉल्ड टेम्पोररी हाउस। लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। इसको हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों भाई? लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। देखते हो ना कि हर एक 5 साल पर क्या होता है? चुनाव होता है। और चुनाव में हम क्या करते हैं? जो काम नहीं करेगा जनता उसको फिर वोट नहीं देती है, उस सरकार को हटा देती है, और उनको जाकर फिर विपक्ष में बैठना पड़ता है। अच्छा काम करते हैं फिर हम लोग चुन लेते हैं। अब देखोगे इसमें आप उम्मीदवार बनना चाहते, आप भी बन सकते हो जब आपकी उम्र 25 वर्ष हो जाए। तो 25 वर्ष इसका है उम्मीदवार बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए। और इसका जो है 30 ईयर्स है। कितना है? 30 ईयर्स है। तो अब देख लो, इसको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इसमें जब कार्यकाल पूरा होता है, व्यक्ति का 6 वर्ष पूरा किया, उसको हटाकर फिर हर एक राज्यों से चुन करके क्या जाते हैं? मेंबर जाते हैं। हर एक का कोटा अपना अलग निर्धारित है। और ये दोनों सदन मिल करके इसको हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस माने निम्न सदन, उसको क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। और ध्यान रखना, लोअर हाउस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अपर हाउस। लोकसभा जो है राज्यसभा से ज्यादा क्या है? तगड़ा है।
घर में भी देखता हूँ क्या होता है, छोटा भाई और बड़े भाई का अगर झगड़ा होता है घर में किसी सामान को लेकर, टॉफी को लेकर, सामान को लेकर, तो बाद में जीत किसकी होती है? बड़ा भाई से क्या कहता है, अरे भाई तुम बड़े हो, समझदार हो, अरे थोड़ा उस पर ध्यान दो। नहीं होता है ऐसे, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये चुने गए किसके द्वारा है? जनता द्वारा चुने गए हैं, लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो जिम्मेवार है ना भाई, इनकी जिम्मेवारी है कि जो समस्याएं हैं वो जनता की वो उठाएंगे, जिम्मेवार है, जबकि ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए नहीं है। इसलिए इसी कारण से लोकसभा मोर स्ट्रॉन्गर देन राज्यसभा, और कोई भी मनी बिल कहां पेश होता है? लोकसभा में ही पेश होता है। माने आय और व्यय से संबंधित जो भी बिल्स होते हैं कहां पेश होते हैं? लोकसभा में ही होते हैं। राज्यसभा में हम सिंपल बिल दोनों में से कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। और किसी बिल को, बिल किसको कहते हैं? प्रस्तावित कानून को, जब कानून बनाने जाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। लेकिन जब वही कानून, जब वही बिल, वही विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं, तो वही बिल, वही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वह किसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए? किसके भी नहीं होना चाहिए? संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। संविधान में जो दिए गए चीजें हैं, हमारे जो नियम है, उसके अंतर्गत ही वो नियम बनना चाहिए। अगर बनेगा तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट कहेगा, अरे भाई शांत रहो, अपने मर्यादा के अंदर रहो, मर्यादा मत छोड़ो। और बताया ना आपको कि विधायिका का काम क्या है? नियम और कानून को बनाना। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? नियम और कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कार्यपालिका का नियम और कानूनों को लागू करना। और जुडिशरी का काम क्या है? जो नियम और कानून बन गया है, नहीं, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसका समझौता करना। मतलब ये तीनों जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जैसा है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव कल्याण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो वही जुडिशरी है, वह उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। भाई आप संविधान के अंतर्गत ही काम करोगे, अलग नहीं हो सकते इससे। तो इस तरह आप देखोगे। अब कार्यपालिका भी दो प्रकार की हो जाती है। एक होती है जो आप लोग जान रहे होंगे, शायद बताया गया होगा, टीचर बताए होंगे पहले। एक कार्यपालिका होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका। और दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका में क्या होगा भाई? अस्थायी कार्यपालिका, अब देखो ध्यान देना बेटा, अस्थायी टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें आ जाते हैं विधायक, एमपी, एमएलए, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, ये 5 वर्ष के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि ये जनता के लिए जिम्मेवार हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए इनकी बातों को इन्हें मानना पड़ता है। अस्थायी पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव इनको मानना पड़ता है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जो परीक्षा देकर, सेलेक्ट होकर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देकर या सेलेक्ट होकर आते हैं, और जो 60 वर्ष होता है अपने पद पर बने रह सकते हैं, 60 इयर्स तक पद पर बने रह सकते हैं अधिकारी, वो क्या करते हैं? उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। और इनकी बातों को इन्हें मानना पड़ता है। जैसे डीएम है, एसपी है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, नहीं, इनको मानना पड़ता है। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आगे मैं अब बताऊंगा। अब देख लो, एक प्रश्न आ जाता है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें व्हाई डू वी नीड
पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हमें संसद की आवश्यकता क्यों भाई? तो संसद जो है अभी बताया आपको, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, तो पहला काम क्या करता है संसद हमारा? फॉर्मेशन ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण कहां पर होता है? कहां पर होता है? पार्लियामेंट में ही होता है। कब होता है? पार्लियामेंट में ही होता है। और दूसरा जो है कंट्रोल दी रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब गवर्नमेंट को ये नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंट्रोल में करता है कि भाई आपको संविधान के अनुसार काम कर, जानते हो भाई रूलिंग पार्टी भी रहता है, उसमें अपोजिशन पार्टी भी रहता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, और अपोजिशन पार्टी क्या करता है? उनके कामों का क्रिटिसाइज करता है। तो अगर पार्लियामेंट नहीं रहता, कोई घर नहीं रहेगा बाहर बैठने के लिए, फिर हम कहां पर सारे काम करेंगे? आवाज हम कहां पर उठाएंगे? एक जगह बैठ कर उठाएंगे? परिणाम क्या होता है? ये भी काम करता है यार। दूसरा काम क्या करता है? तीसरा जो है, जो हमारे मनी है अबाउट द एक्सपेंडिचर्स, अबाउट द एक्सपेंडिचर, जो हमारे बजट है वह कहां पर कितना खर्च करना चाहिए, ये सारा चीज का निर्धारण कहां पर किया जाता है? पार्लियामेंट में ही किया जाता है। और पार्लियामेंट में ही डिस्कशन और डिबेट होते हैं। हमारे सरकार, हमारे जो देश है, हमारे जो समाज है, क्या कैसे विकास हो, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, हमारी वैदेशिक नीति क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सब पर डिबेट और डिस्कशन कहां होते हैं? तो पार्लियामेंट में होते हैं। यदि पार्लियामेंट ना हो, संसद नहीं हो, ये सारा काम जो है संभव नहीं है। इसलिए हमें एक लोकतांत्रिक देश में पार्लियामेंट की आवश्यकता है, संसद की आवश्यकता है। अब मुझे यह है कि आपने समझ गया होंगे, पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मैं फिर कल देखूंगा आगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं। तो जय हिंद,